हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं करण अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये बहुत ही शानदार रिवीजन सीरीज चल रहा है CMA फाउंडेशन, आपके CMA फाउंडेशन एग्जाम के लिए, जहां पर आकाश अग्रवाल क्लासेस एक्सक्लूसिवली ये रिवीजन सीरीज रन कर रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत ही आसानी से आप लोग क्लियर कर पाए, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने पावर और अथॉरिटी, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों टर्म्स, इनका क्या मतलब है, डिटेल में हम लोगों ने ये सब चीज़ें कवर की थी। काफ़ी सारे इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। आप लोगों के मन में इनको लेकर जो है बिल्कुल भी डाउट्स नहीं है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्क एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब डेलीगेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। डेलीगेशन मतलब सिंपल भाषा में आप लोगों को इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपल भाषा में डेलीगेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड टू डेलीगेट। डेलीगेट करना मतलब किसी को काम देना, किसी को जिम्मेदारी सौंपना, किसी को काम देना, आपका काम किसी और को देना, दिस इज टू डेलीगेट। फॉर एग्जाम्पल, घर चलाने की जिम्मेदारी मम्मी की है कि घर में राशन पानी सब्जी वगैरह जो है वो सब बराबर है या नहीं है, ठीक है। डेली सप्लाई जो है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि खाना बनाना है, बच्चों का घर का काम काज देखना है वगैरह वगैरह। तो अब अभी ये काम मम्मी का है, इस काम में मम्मी के हाथ के नीचे आप लोग हो, आप हो, आपके भाई बहन है वगैरह, जो भी घर के मेंबर्स हैं। तो कभी कभी मम्मी आपको एक 500 रुपये देती है, और 500 रुपये देकर मम्मी आपको बोलती है कि जा बाजार से बेटा जाकर सब्जी लेकर आ, फ्रूट्स लेकर आ, और ब्रेड का पैकेट और दूध का पैकेट लेकर आ। तो यहां पर मम्मी ने खुद का काम आपको सौंप दिया, यस और नो, मम्मी ने आपको काम डेलीगेट किया। दिस इज टू डेलीगेट। आप मम्मी के जूनियर हो, मम्मी सुपरवाइजर है या मैनेजर है घर की, या बॉस है, और आप उनके हाथ के नीचे हो, तो मम्मी ने आपको काम अलॉट कर दिया, ये काम मम्मी का है। लेकिन मम्मी ने आपको ये काम दे दिया ताकि आप अगर ये काम करेंगे तो मीनवाइल मम्मी जो है घर का बाकी का काम हैंडल कर सकती है, तो आप मम्मी का काम में हेल्प कर रहे हो। मम्मी ने आपको 500 रुपीज दिए, और मम्मी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि सब्जी मार्केट में जाओ, वहां पर ये 2-3 सब्जी वाले आपको बताए कि देख वहां पर एक काका बैठते हैं, फिर यहाँ पर एक मौसी बैठती है, तो उसके पास ताज़ी चीज़ें रहती है, काका के पास से भिंडी ले लेना, टमाटर ले लेना वगैरह वगैरह। तो 4-8 सब्जियों के नाम बता दिए। फिर एक फ्रूट वाला बता दिया कि यार वो स्टॉल है फ्रूट वाले का, वहाँ से जाकर जो है तेरे 2 फ्रूट लेकर आ जाना। फिर किराना दुकान बता दिया कि जहाँ से ब्रेड और दूध लेना है। ये सब काम के लिए मम्मी ने आपको 500 रुपये दिए, मम्मी ने आपको जिम्मेदारी दे दी, काम दे दिया। अभी जिम्मेदारी दी है, काम दिया है, आपको वो काम एज पर मॉम्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, आपको वो काम करना है एज पर मॉम्स इंस्ट्रक्शंस। लेकिन साथ ही में आपको वो मम्मी ने 500 रुपये यूज करने का अधिकार भी दिया है। जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकार भी दिया है कि आप भावताव करोगे, सब्जी वगैरह चेक करके लोगे, बजट के अंदर सामान लेकर आओगे। एक आधा दिख रहा है सब्जी अच्छा नहीं है तो वो कैंसिल करके कोई और सब्जी दिख रही है, ताज़ी है, रेट कम है वगैरह, तो वो सब्जी खरीद रहे हो। तो यहाँ पर आपको जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकार भी दिया गया है। जो 500 रुपये आपको दिए गए, जो काम दिया गया परचेस करने का, वो आपकी जिम्मेदारी थी। साथ में आपको वो 500 रुपीज उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अधिकार भी दिया गया यूज करने का। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मम्मी के पास अथॉरिटी थी वो पैसे यूज करने के लिए, जो डैडी ने मम्मी को दिए थे घर चलाने के लिए, जिसमें से थोड़ा हिस्सा मम्मी ने आपको दिया काम करने के लिए। तो मम्मी ने आपको काम दिया है, वो हो गया है डेलीगेशन। डेलीगेशन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, आप ये काम करके आओ, परचेस का जिम्मेदारी। साथ ही में आपको अधिकार मिला कि ये काम करते वक्त आप ये 500 रुपीज यूज कर सकते हो। मम्मी ने गाइडलाइंस बांध कर रखे थे कि इतनी इतनी चीजें लानी है, इतनी इतनी क्वांटिटी में यहाँ से लानी है, बाकी तू तेरे हिसाब से देख लेना, चेक कर लेना। ये होता है डेलीगेशन। अभी मम्मी ने काम डेलीगेट किया आपको, तो एक तो मम्मी ने खुद का काम थोड़ा सा आसान कर दिया ताकि मम्मी दूसरे कामों में ध्यान दे सके।
राइट दूसरा, आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया कि आपको भी ये सब चीज़ों का नॉलेज मिल गया। तीसरा, आप मम्मी को आंसरेबल हो, घर पर आने के बाद 500 रुपये का हिसाब देना है आपको, आपने क्या क्या चीज़ें लाई, कितने कितने रुपए में लाई, कहाँ कहाँ से लाई, ये अकाउंटेबिलिटी हो गई। व्हेन यू हैव टू आंसर, जब आपको जवाब देना है, जब आपको अकाउंट्स देना है, अकाउंट सिर्फ हिसाब किताब वाला अकाउंट से, जब भी आपको काम का पूरा जो है फीडबैक देना है, जवाब देना है, वो अकाउंटेबिलिटी हो गई कि आपने काम अच्छी तरीके से किया या नहीं किया। आप आंसरेबल हो, आपने काम कैसे किया उसके लिए मम्मी को आप आंसरेबल हो। साथ ही में मम्मी की भी जिम्मेदारी है कि काम अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं, वो चेक करने का कि सब्जियां बराबर आई है या नहीं, हिसाब बराबर मैच हो रहे हैं। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं जो किताबों में आपको अभी दिखने वाले हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ये ऑलरेडी जो है प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके हो, नोइंगली या अननोइंगली आप लोग ये सब चीज़ों से गुजर चुके हो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, डेलीगेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हर जगह पर मैनेजर सारा काम नहीं कर सकता है। मैनेजर सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे काम अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को जो है डेलीगेट करेगा, ताकि सारे जूनियर्स वो काम कर सके। मैनेजर्स फिर खुद का काम कर सकता है, मैनेजर फ्री रहता है सुपरविजन के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए। फिर एम्प्लॉयज़ को, जूनियर्स को भी मोटिवेशन मिलता है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली रन करना स्टार्ट होता है। तो दैट इज़ वाई डेलीगेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने शॉर्ट में इस एग्जाम्पल से आपको डेलीगेशन का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे डेलीगेशन आप आपकी रियल लाइफ में आपके साथ हो रहा है और किस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिटेल में ये टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन ही कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग फीचर्स, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स इन डेलीगेशन, सिर्फ यही चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट डेलीगेशन का मैंने आपको समझा दिया है। अभी उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो और उसी एग्जाम्पल के साथ, उन्हीं बातों के साथ जो है आगे की बातें जोड़ते जाओ, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। राइट चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है डेलीगेशन। इसीलिए मैनेजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि इतने सारे के सारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपकी रियल लाइफ में जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। आज ऑलरेडी आप वो कर चुके हैं या आगे जाकर करने वाले हो। राइट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो आगे चलेंगे हम लोग। डेलीगेशन अभी किताबी भाषा में पढ़ने वाले हैं। डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, कोई एक काम कंप्लीट करने के लिए, सब्जी का परचेस का काम था, मम्मी ने आपको अथॉरिटी दी, अधिकार दिया, साथ में जिम्मेदारी भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। आपको 500 रुपये यूज़ करने का अधिकार दिया, साथ में वो 500 रुपीज़ के अगेंस्ट में अच्छा सामान खरीद के लेकर आना है, वो जिम्मेदारी भी आपको दी। फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू अ सबऑर्डिनेट, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्लीज आप लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि डेलीगेशन क्या है। इट इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हुम, टू अ सबऑर्डिनेट। फॉर व्हाट? फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। काम करवाना है ना। ऑर्गेनाइजेशन कब चलने वाला है? जब सारे काम होने वाले हैं तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है। डेलीगेशन है 3 एलिमेंट्स। डेलीगेशन का 3 ही चीजें हैं। 3 ही चीजें डेलीगेशन को डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है। नंबर 1 इज अथॉरिटी, आपको पास अधिकार होना चाहिए। नंबर 2 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश में शांति का माहौल बनाए रखे, जिसको मेंटेन करने के लिए उनके पास लाठीचार्ज करने की, लोगों को अरेस्ट करने की अथॉरिटी, अधिकार, फ्रीडम है या नहीं है? यस और नो। मतलब अगर आपको काम करवाना है, जिम्मेदारी देनी है, तो साथ ही में उसके लिए कुछ अधिकार भी देने होंगे। अगर सरकार ये चाहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने देश के अंदर शांति बनाए रखनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की, तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे, जिसको हम लोग समझेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम लोग अथॉरिटी समझेंगे। राइट। सो 3 एलिमेंट्स कौन से हो गए? अथॉरिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एंड अकाउंटेबिलिटी हो गया। आपको घर पर जाकर मम्मी को हिसाब देना था कि उन पैसों का इस्तेमाल आपने किस तरीके से किया।
दिस इज नथिंग बट अकाउंटेबिलिटी. यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन. आप आपके काम के लिए जिम्मेदार हो, आंसरेबल हो. ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं डेलीगेशन के. जब आप डेलीगेट कर रहे हो तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, साथ ही में अथॉरिटी भी दे रहे हो डिसीजंस लेने की. आपने मार्केट में जाकर मम्मी ने कहा था कि वो काका के पास से टमाटर ले लेना, पर काका के पास आज टमाटर अच्छे नहीं थे, हरे थे, लाल टमाटर नहीं थे, तो आपने किसी और के पास से टमाटर ले लिए. मतलब डिसीजन ले लिया आपने. आपको डिसीजन लेने का अधिकार मिला क्या, नहीं मिला. दिस इज अथॉरिटी. यू हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन. ये अधिकार आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मिला. एंड द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी. सो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है. डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स कौन से हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज. मैनेजर ये प्रोसेस जो है, ये टेक्निक जो है फॉलो करता है इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम. सारा काम मैनेजर का है. मैनेजर क्या करता है? डेलीगेशन यूज करता है. कैसे यूज करता है? वो काम को डिवाइड करता है एंड फिर लोगों को असाइन कर देता है. डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम सो दैट ही परफॉर्म्स दैट पार्ट विच ओनली ही because of his unique organizational placement can perform effectively and so that he can get others to help with what remains. शांति से ये पूरा लाइन को मैं डिवाइड करके समझाता हूँ आपको. एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा. डेलीगेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका, एक टेक्निक है. ये कौन यूज करता है? ये मैनेजर यूज करता है. क्यों? मैनेजर को बहुत सारे काम दिए गए हैं. तो मैनेजर ये टेक्निक से करता क्या है? मैनेजर क्या करता है? ये टेक्निक यूज करता है, ये प्रोसेस यूज करता है, अपने सारे काम डिवाइड करके लोगों को दे देता है ताकि लोग वो काम कर सके. जब लोग ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में है ऑर्गेनाइजेशन के. मैनेजमेंट कुछ बैकग्राउंड के वजह से उस पोजीशन पर आया जहां पर वो मैनेजर है. फिर मैनेजर फ्री हो जाता है बाकी काम देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए, जो सिर्फ वही कर सकता है. रूटीन के काम तो सारे एम्प्लॉयज कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो सारे नहीं कर सकते. तो फिर वो बाकी के काम जो है वो मैनेजर करने के लिए फ्री हो जाता है. दिस इज नथिंग बट डेलीगेशन. द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स इज ऑब्वियसली नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से रन कर पाए. कौन करेगा डेलीगेशन? सुपीरियर करेंगे. किसको करेंगे? जूनियर्स को करेंगे, सबऑर्डिनेट्स को करेंगे. सिंस नो सुपीरियर कैन पर्सनली अकम्प्लिश और कंप्लीटली सुपरवाइज ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क. सिंपल बात है क्या नहीं? एक अकेला आदमी, एक सुपीरियर, एक सीनियर जो है सारा काम, मैनेजर जो है सारा काम नहीं देख सकता. इसीलिए डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को अगर आप फॉलो करते होंगे तो वहाँ पर अभी महेंद्र सिंह धोनी ने क्या काम किया है कि यार रन्स बनाने का काम जो है वो, सॉरी मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ इसलिए उसके एग्जांपल्स यूज़ करता रहता हूँ. जो पब्लिक करती है फॉलो उनको समझ जाएंगे, जो शायद नहीं करती है उनको एक्सट्रीमली सॉरी. महेंद्र सिंह धोनी का काम है मैनेजमेंट, डिसीजंस लेना, लोगों से रन्स बनवाना, लोगों से फील्डिंग करवाना, लोगों से विकेट्स लेने का काम करवाना. खुद ना वो बैटिंग करेगा, ना बॉलिंग करेगा, ना फील्डिंग करेगा. वो दिमाग चलाएगा, वो लोगों को मोटिवेट करेगा. रन्स बनाने के लिए उसने 3-4 बैट्समैन डेवलप किए हुए हैं. फील्डिंग के लिए उसके पास अच्छे स्ट्रांग लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हो जिनसे फील्डिंग कराते हैं. बॉलिंग के लिए उसने लोगों को डेवलप किया हुआ है. उसका खुद का काम क्या है? सिर्फ इन लोगों से काम कराऊं, इन लोगों के ऊपर काम का लोड डालूं, बर्डन डालूं, टारगेट्स दूं, मोटिवेट करूं, ये लोग काम करते जाएंगे तो मैं फ्री हूँ. मैं कैप्टनसी जो है, डिसीजन मेकिंग जो है इसके ऊपर ध्यान दूंगा, डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा और टीम को है जो आगे बढ़ाने का काम करूंगा. तो दिस इज वन ऑफ द रोल्स हाउ डेलीगेशन कैन बी यूज्ड. अगर वो बैटिंग का चिंता लेकर बैठेगा तो वो उसका कैप्टनसी पर इफेक्ट होना चालू हो जाएगा, राइट. सो दिस इज अ स्मॉल लिटिल एग्जांपल. क्यों ये अभी एक्चुअली चेन्नई सुपर किंग्स में ये एक्चुअली स्टेज पर हो रहा है. इससे पहले शायद ऐसा नहीं होता था. धोनी वहाँ पर बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, बट अभी इस सीजन से जो है उसने थोड़ा सा बैटिंग का जो है बैकफुट पर ले लिया कि हाँ यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कैप्टनसी से मैच जीतूंगा, बाकी लोग बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का काम करेंगे, राइट. सो यहाँ पर डेलीगेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है. सिंपल चीज़ें है, समझ के लेंगे हमने डेलीगेशन का. मैंने आपको सिचुएशन जो है, एग्जाम्पल जो दे दिया है, बस उसी से मैच कर करके हम लोग ये सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे. Delegation takes place when a superior grants some discretion to a subordinate. जब एक superior subordinate को
अपने बुद्धि के अनुसार, अपने जजमेंट लेने के, अपना डिसीजन लेने का कैपेसिटी के अनुसार जो अधिकार देता है, दैट इज नथिंग बट डेलीगेशन। आपने, मम्मी ने आपको डेलीगेट किया, मतलब मम्मी ने आपको जज, आपका जजमेंट आप ले सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, वो अथॉरिटी मम्मी ने आपको दी, वो अधिकार मम्मी ने आपको दिया, राइट। सो इसको बोलते हैं हम लोग डेलीगेशन। ये डिस्क्रिशन का मतलब हो गया, व्हेन यू आर ग्रांटिंग समवन डिस्क्रिशन, मतलब आप उसको अधिकार दे रहे हो कि वो अपने जजमेंट के अनुसार काम कर सकता है। आपने आपके जजमेंट से काम किया, आपने देखा वो काका के पास टमाटर ठीक नहीं थे, तो आप तुरंत दूसरी जगह चले गए, राइट। द सबॉर्डिनेट मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुपीरियर। मम्मी ने आपको 500 ही रुपए दिए थे, आपको उसी के अंदर काम करना था। मम्मी ने आपको लिस्ट दी थी सामान की, जो सामान आपको खरीदना था। मतलब क्या है, मम्मी ने लिमिट्स बांध दी थी, उन लिमिट्स में, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर आपको काम करना है। उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी लिमिट्स बांधी गई है, उन लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अथॉरिटी दी है, इसका मतलब नहीं कि आप मन मर्जी जो है वो कुछ भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। नो, देयर आर लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड। काम दिया है, अधिकार दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसके साथ लिमिट्स बांधी हुई, उन लिमिट्स में रहते हुए आपको काम करना है। मॉनिटर को क्लास शांत रखने की जिम्मेदारी दी थी, इसका यह मतलब नहीं कि मॉनिटर सबको पीटना स्टार्ट कर दे, राइट। तो उसके साथ लिमिट बांधी हुई है, सिंपल बात है। A manager cannot delegate the entire authority to his subordinate, because if he delegates all his authority, he passes his position to the subordinate. बहुत important point है ये, sorry, this is a very important point. A manager cannot delegate the entire authority. याद रखेंगे, word cannot delegate है, सॉरी, मैनेजर कैनॉट डेलीगेट। अगर मैनेजर सारी जिम्मेदारी सुपीरियर जूनियर को दे रहा है, सबॉर्डिनेट को दे रहा है, इसका मतलब वो एट द एंड क्या कर रहा है, खुद का पोजीशन ही पास ऑन कर रहा है। इसलिए मैं एक पार्ट ऑफ जिम्मेदारी मेरे जूनियर को, सबॉर्डिनेट को जो पास ऑन कर सकता हूँ, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा अथॉरिटी पास नहीं कर सकता हूँ। आई एम अकाउंटेबल फॉर द वर्क। मैंने मेरे जूनियर को काम दे दिया, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेबिलिटी लेने की, चेक करने की, आंसर्स देखने की कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं सारी जवाबदारी उसको दे दूँ, सारे अधिकार उसको दे दूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी पोजीशन, मेरी पोस्ट ही उसे पास ऑन कर रहा हूँ। तो ये डेलीगेशन में होता नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया है, अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट द एंटायर अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, बिकॉज इफ ही डेलीगेट्स everything, then he is passing on his position to the subordinate. फिर generally authority regarding the routine decisions and for execution of policies is delegated to the subordinates. जनरली जो रूटीन डिसीजंस है, रूटीन काम है, रूटीन एक्टिविटीज़ है, जो सिंपलर वर्क्स है, कि प्रोटोकॉल बना हुआ है, पॉलिसी बना हुआ है, उसको देखकर इम्प्लीमेंटेशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो है डिसीजन मेकिंग, जो है अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है, सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है। क्रिटिकल सिचुएशंस है, पॉलिसी से रिलेटेड काम है, कंट्रोल करना है, उसके ऊपर सुपरविजन करना है, ये सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो फिर मैनेजर के पास ही रहती है। लेकिन जो रूटीन काम है, डेली का काम है, वो फिर वो कौन करता है, वो सारी अथॉरिटी किसको डेलीगेट की गई है, वो सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट की। अ मैनेजर रिटेन्स द अथॉरिटी टू टेक पॉलिसी डिसीजंस, जो शायद थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, सही है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, सुपरविजन करना, कंट्रोल एक्सरसाइज करना कि डिविएशन हो रहा है तो उनको वापस से कैसे ऑन ट्रैक लेकर आना, तो ये डेलीगेट नहीं हो सकता है। रूटीन की एक्टिविटीज जो है वो डेलीगेट हो सकती है। The extent of authority which is delegated depends upon several factors. कितनी अथॉरिटी दी जा रही है, कितने अधिकार दिए जा रहे हैं, कितना डेलीगेशन हो रहा है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिनमें से कुछ फैक्टर्स है कि सबऑर्डिनेट्स का एबिलिटी कितना है, मैनेजमेंट का सोच, मैनेजमेंट का फिलॉसफी कैसा है, काम कैसा है, सिचुएशन कैसा है, मैनेजमेंट को कितना कॉन्फिडेंस है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कि वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भरोसा है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितनी अथॉरिटी डेलीगेट की जाने वाली है। बहुत सारा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। सिचुएशन टफ है तो ज़्यादा डेलीगेशन नहीं किया जा सकता है, काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो नहीं किया जा सकता है। काम आसान है, सब्जी खरीदना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, तो मम्मी ने पूरा का पूरा काम आपको दे दिया, बराबर है क्या नहीं है। डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर है, दिस इज योर मैनेजर, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, समझो सबऑर्डिनेट 3 फॉर एग्जाम्पल। मैनेजर ने अपने सारे काम इन लोगों को डेलीगेट कर दिए।
इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजर जो है वो पूरी तरह से फ्री हो गया। मैनेजर ये सब चीज़ों लोगों को काम देकर कंप्लीटली फ्री होता नहीं है। डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। अ सुपीरियर रिटेन्स अथॉरिटी इवन आफ्टर डेलीगेशन। इनको काम देने के बाद भी जो फाइनल अथॉरिटी है वो मैनेजर के पास ही रह रही है। क्यों? ये मैनेजरल पोजीशन में है, ये सीनियर है, ये उस जगह पर है, उस पोस्ट उस पोजीशन में हायरार्की में कि जो चीज़ इसको सीनियर बनाती है। तो इवन दो द मैनेजर इज एलोकेटिंग, द मैनेजर इज डेलीगेटिंग, मैनेजर इज गिविंग अथॉरिटी, फिर भी जो फाइनल अथॉरिटी जो है इट लाइज विद द मैनेजर। फाइनल डिसीजन मेकिंग, फाइनल कंट्रोल, जो सारी चीज़ है वो सारा का सारा फाइनल बटन जो है मैनेजर के पास ही रहता है। डेलीगेशन डज नॉट मीन अ मैनेजर लूजेस कंट्रोल एंड पावर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डेलीगेट कर दिया इसका मतलब नहीं कि मैनेजर के सारे अधिकार छिन गए, सारा सबऑर्डिनेट को चला गया, ऐसा होता नहीं है। वो सिचुएशन को देखकर, लोगों को देखकर, काम को देखकर जो है डेलीगेशन को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। आपके अधिकार छीन सकता है कि यार आप एफिशिएंट नहीं हो, काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, तो डेलीगेशन कम किया जा सकता है, या एफिशिएंट इनफ हो तो बढ़ाया भी जा सकता है। डेलीगेशन में भी स्पेसिफिक और जनरल, may be written or implied, formal or informal. Delegation does not mean avoiding decisions or abandonment of work. Delegation may be specific or general. कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही आपको दिया गया है, जैसे मम्मी ने आपको स्पेसिफिकली सब्जी खरीदने का काम दिया था, ये हो गया स्पेसिफिक डेलीगेशन। घर की देखभाल करो, ये जनरल डेलीगेशन हो गया, जिसमें फिर आपको सफाई वगैरह भी देखनी है, ग्रोसरी भी देखनी है, घर में छोटा बच्चा होगा शायद उसको भी देखना होगा, वगैरह वगैरह। तो ये स्पेसिफिक और जनरल हो गया। इम्प्लाइड और रिटर्न है कि आपको पता है आप काम पर आए हो तो ये आपको काम करना ही है। रिटर्न है कि भाई आपको काम लिख कर दिया है कि आपके जॉब प्रोफाइल में आता है कि आपको काम करना ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है डेलीगेशन के अंदर। इट डज नॉट मीन अभी डेलीगेट कर रहा है, मैं मैनेजर हूँ, मैं काम डेलीगेट कर रहा हूँ किसी को, इसका ये मतलब नहीं कि मैं काम से भाग रहा हूँ, या मेरा अधिकार कम हो रहा है, या मेरी जिम्मेदारी कम हो रही है, या मुझे डिसीजन लेना ही नहीं है या लेना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेलीगेशन सिर्फ एक काम कराने का जरिया है। डेलीगेशन करने से किसी का भी काम ना कम होता है, जिम्मेदारी कम नहीं होती है, किसी की जिम्मेदारी बढ़ती नहीं है, सबका उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ जस्ट अ वे of making things work properly in harmony so that organization के goals जो है वो fulfill हो सकते हैं। Delegation does not mean abdication of responsibility। Delegation का ये मतलब नहीं है कि मैनेजर जो है वो भाग रहा है जिम्मेदारी से, कि मैंने आपको काम दे दिया अभी आप देखो क्या करने का है, उसका ये मतलब नहीं है। डेलीगेशन इसके लिए नहीं बना है। एब्डिकेशन मतलब वो भाग नहीं रहा है, ही इज नॉट एस्केपिंग, ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज जस्ट अ फॉर्मल मेथड कि काम अच्छी तरीके से हो रहा है, काम करने के लिए एक अच्छा तरीका बनाया गया है, सिंपल है। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ चेकिंग अपॉन द वर्क दैट इज डन फॉर हिम। अभी इसको हम लोग कंट्रोल बोलेंगे कि मैनेजर एक वॉच रख रहा है, काम देख रहा है, रिपोर्टिंग ले रहा है आप लोगों से कि आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं कि उसने काम दे दिया तो वो काम से भाग रहा है, राइट। सो ये सारे के सारे जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन है। आई होप ये समझ में आए होंगे आप लोगों को, राइट। चलो फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन के बाद। अगला टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखो सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैनेजर अगर लोगों से काम करवा रहा है, लोगों को अथॉरिटी दे रहा है, लोगों को काम डेलीगेट कर रहा है, तो मैनेजर का सबसे पहले तो मैनेजर का खुद का काम आसान हो रहा है। मैनेजर बाकी चीज़ों में, ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, मैनेजर बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में फोकस कर सकता है। प्लस काम डेलीगेट करके, आज मम्मी ने आपको सब्जी खरीदने का जो है अनुभव दिया, तो मम्मी ने आपको वो 500 रुपये कैसे यूज होने चाहिए वाइजली घर चलाने के लिए, आपको वो एक्सपीरियंस मिल गया। तो दिस इज प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लेवल। जब आप बड़े हो जाओगे लाइफ में, जब आपके पैसे हो जाएंगे तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो घर कैसे चलाना है, मम्मी ने किन प्रिंसिपल्स पर काम किया था। ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको अभी मम्मी के हाथ के नीचे ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी बड़ी पोजीशन खाली होती है, जहाँ पर बड़ा रोल आ जाता है आपका, तो फिर आप वो रोल निभा सकते हो, क्योंकि आपको काम धीरे धीरे बचपन में आपको काम डेलीगेट किए गए थे, सिखाए गए थे। यस और नो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, डेलीगेशन में एक बहुत अच्छा जो है
टीम वर्क, एक रैपो, एक जो है एक माहौल बन जाता है जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स और सीनियर्स के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अगर आपको काम मुझे आपसे काम करवाना है तो मुझे आपको सारा काम समझाना पड़ेगा, आप में आपको इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, फिर आपसे रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चैनल फॉर कम्युनिकेशन बन रहा है। जब भी एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बनता है तो एम्प्लॉय हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, फिर ऑब्वियसली एफिशिएंटली काम करना चालू होता है, आउटपुट मिलना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल है, राइट। डेलीगेशन ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से डेलीगेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा मदद करता है फ्रूटफुल रिजल्ट्स में। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको काम डेलीगेट किया है, आप सबऑर्डिनेट हो, आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन में ऑन फील्ड काम कर रहे हो, अगर आपको अथॉरिटी दी गई है, आप काम के बहुत नज़दीक हो, आप काम के बहुत नज़दीक हो, आपके पास ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप फील्ड पर खुद होकर काम कर रहे हो, तो आप डिसीजन जब भी लोगे तो ज़्यादा बेटर डिसीजन लोगे। मैनेजर तो शायद किसी और ब्रांच में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, उसको ज़्यादा इतना हो सकता है पता नहीं हो, बट आप वहाँ पर ऑन द जॉब प्रेजेंट हो, तो आप वहाँ पर जो भी डिसीजन लोगे तो शायद बेटर डिसीजन लोगे क्योंकि आपको पूरा एक्सपोजर है उस चीज़ का। डिसीजन जो है वो क्विक डिसीजन भी बनेगा। एक तो बहुत नियर टू द रियल सिचुएशन है डिसीजन बन रहा है जब, दूसरा क्विक डिसीजन मेकिंग भी होगा। हर बार पीछे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं क्योंकि उतना लिमिट आपको दिया गया है। 500 रुपये आपको दिए गए थे, देखा सब्जी खराब है, तुरंत दूसरे वेंडर से ले ली। आपको ऐसा नहीं कि वो घर पे जाएंगे, मम्मी को पूछेंगे ये मम्मी देखो खराब थी, दूसरी लेकर आओ क्या, नहीं, क्विक डिसीजन मेकिंग। आपने देखा यार मम्मी ने मुझे बोला है, तेरे हिसाब से देख लेना है, 500 रुपये दिए हैं, ये चीज़ें मम्मी को चाहिए, इसके बाद अच्छा नहीं, चल दूसरे से लेकर आएंगे। तो क्विक एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो डेलीगेशन के अंदर आते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। Importance of delegation is as follows. Number one, it enables the managers to distribute their workloads to others, very important, so that they can focus, they can concentrate on more important policy matters. भाई नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया यूनिट स्टार्ट करना है, हो सकता है कि कहीं पर इशू आ रहा है, वो वाले यूनिट या वो वाले प्रोडक्ट में एनर्जी फोकस करनी है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, वगैरह वगैरह। दूसरों को काम देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे काम करने के लिए। डेलीगेशन फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजंस, ये ऑलरेडी मैं आपको बताया। व्हाई? बिकॉज द अथॉरिटी लाइज नियर द पॉइंट ऑफ एक्शन। आप बाजार में उस दुकान में उस टाइम में प्रेजेंट थे तो आपने तुरंत डिसीजन लिया कि यार ये टमाटर अच्छे नहीं लग रहे, दूसरी जगह से लो। डेलीगेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। यस, क्योंकि उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको डिसीजन लेने की जो है फ्रीडम दी जा रही है, काम करने का उनको जो है फ्रीडम दिया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उनका मोटिवेशन लेवल हमेशा अप है, हमेशा मोरल उनका अप है। उन लोग को रिकग्निशन मिलता है, उनके एफर्ट्स रिकग्नाइज किए जाते हैं कि हाँ ये काम इस पर्सन ने किया है, इसका पूरा रोल पूरा श्रेय जो है इसी पर्सन का है, तो यहाँ से रिकग्निशन मिलना स्टार्ट होता है, मोरल अप होता है एम्प्लॉयज़ का। By clearly defining the authority and responsibility of subordinates, a manager can maintain healthy relationship with them. Yes, सारे के सारे गाइडलाइंस अगर पहले से सारे लिमिटेशन जो है, सारे अधिकार और अधिकारों के साथ सारी जिम्मेदारी, अगर ये सारा जो है अच्छी तरीके से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। इंटरेक्शन बढ़ता है तो रिलेशन हेल्दी होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, फिर एम्प्लॉयज़ जो और ज़्यादा काम लेने में जो है उनकी क्षमता बढ़ जाती है। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में बहुत हेल्प करती है ये सब चीज़ें। सिर्फ हिस्ट्री में हमेशा सिर्फ वही क्रिकेट टीम सक्सेसफुल हो पाई है जो क्रिकेट टीम्स हमेशा हैप्पी थी, जहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा माहौल बना कर रखता था। ग्रेग चैपल जब कोच थे हमारे टीम के 2007 वर्ल्ड कप के आसपास, उस टाइम पर हमारी टीम हैप्पी नहीं थी क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा रोल निभा नहीं रहा था, तो हैप्पी नहीं थे पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो रिजल्ट भी बहुत ड्रेडफुल आया था, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है लेकिन ये एट द एंड बहुत लार्जर पिक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए ये बारीक जो चीज़ें है ये हमको इस स्टेज पर, इस लेवल पर, इस एज में समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में खुद कर रहे होंगे या अनुभव करते होंगे, राइट। डेलीगेशन बाइंड्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, एक हायरार्की, एक रिलेशनशिप बन जाता है सीनियर और जूनियर का, बॉस मैनेजर और सबऑर्डिनेट का, तो उसके हिसाब से हायरार्की बनी हुई है कि काम दिया गया है, या हम लोगों ने देखा कि हायरार्की यहाँ पर बनी हुई थी। मेरा लास्ट फिगर, हाँ सॉरी यहाँ पर है ना। तो ये फॉर्मल, ये क्या है, ये बेसिकली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना,
ये हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये उस हिसाब से ही जो है डेलीगेशन होने वाला है। तो डेलीगेशन इज गोइंग हैंड इन हैंड विद द हायरार्की, विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ज़्यादा एफिशिएंटली काम होता है। डेलीगेशन enables the managers to obtain specialized knowledge and expertise of the subordinates, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर ने यहाँ पर लोगों को काम पर लगाया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर बैठा हुआ है, इसने काम सारे के सारे अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर बेस्ट चीज़ क्या हो सकता है, ये वाले डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलाइज पर्सन, ये वाले डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्टीज, ये वाले डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट, ये वाले डिपार्टमेंट के लिए हर काम के लिए मैनेजर जो है एक्सपर्ट जो है वो हायर कर सकता है, उनके थ्रू ही काम कर सकता है। मुंबई इंडियंस में आप देखेंगे तो फील्डिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, हेड कोच अलग है ना, फिजियो अलग है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैनेजर जो क्या कर रहा है, ही इज ऑब्टेनिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर एवरी वर्क, क्योंकि उसने काम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हेड कोच ये नहीं बोलता कि सबका ध्यान मैं ही दूंगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, नहीं, सबको काम एलोकेट किया, डिवाइड किया, हर जगह पर एक एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है। तो फिर वो डिपार्टमेंट, वो फील्ड ऑफ वर्क वो एक्सपर्ट ही देख रहा है, और ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि वहाँ पर रिजल्ट्स हमें बेटर मिलेंगे। Delegation helps to ensure continuity in business because managers at lower levels are unable to acquire valuable experience in decision making. मैंने आपको ये बताया था कि मम्मी ने आपको लोअर लेवल पर कम एज पर धीरे धीरे ये परचेस कर, वो काम कर, ये आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिला, एक्सपोजर मिला है। तो जब जाकर बड़ा काम आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर जो है ये सारे लोग जो है वो डेवलप हो चुके हैं, डिसीजन ले लेकर, काम कर करके, अकाउंटेबिलिटी दे दे के, दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, नया यूनिट डाला जा रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, या पुराने लोग जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आज जूनियर्स थे, सबऑर्डिनेट्स थे, डेलीगेशन की वजह से प्रॉपरली ये लोग ट्रेन हो चुके हैं, एंड फिर ये हायर पोजीशन जो है वो अक्वायर कर सकते हैं। सिंपल बात है क्या नहीं? ये लास्ट पॉइंट डेलीगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, ये चीज़ जो है लास्ट में बताया गया है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेलीगेशन का, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में। राइट, आई होप समझ में आऊँगा आप लोगों को। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी ए तेज सरलीगट्टी फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ रहे हो, सब कुछ सब तरफ बढ़िया है। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे लेक्चर्स में मैं बोल रहा हूँ, वैसे वैसे आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आपके सामने मैं आज CMA इंटर के बारे में बात करने आया हूँ कि भाई साहब, जो CMA इंटर का जो सब्जेक्ट होता है हमारा, CMA इंटर में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा। CMA इंटर के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2। जिसमें ग्रुप 1 में मैं पढ़ाता हूं कौन सा सब्जेक्ट? पेपर 5, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में जो मैं दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूं वो है पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स का कस्टम्स वाला पार्ट, विच इज फॉर 20 मार्क्स। एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स। पेपर 12 आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ 50 मार्क्स। तो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स, IDT इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर 11 जिसमें 20 मार्क्स, कस्टम्स एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इन इंटर। इसके अलावा अपने इंटर में जितने भी सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर जितने सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने पास अवेलेबल है बेटा। मैं आपको आज मेरे लेक्चर्स में आपको सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने आया हूँ। इंडिविजुअल फैकल्टीज, इंडिविजुअल टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स में अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अब बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम क्यों लोगों से अलग है या दूसरों से अलग क्यों है, हमारे
तरीका अलग क्या है वो मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि ये जैसे आप CMA फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो, हमें फिर से जुड़ना है CMA इंटर के लिए। तो जब हम फिर से जुड़ेंगे CMA इंटर के लिए, तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन जो रहेगा, अपने बीच में जो रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वही बताने आया हूँ मैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम थीम फॉलो करते हैं अपने आकाश अग्रवाल क्लासेस में, वो थीम आप समझ लो बड़े प्यार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मेन बुक से। कौन सी बुक से? मेन बुक से, मेन वॉल्यूम से, जहाँ पर हम मोर देन 150 टू 180 सम्स कवर करते हैं इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन जो अगर ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करूँ तो उसमें भी कवर मोर देन 250 सम्स। देखो वो 100 मार्क्स का है, कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है। तो वी कवर मोर देन 250 सम्स इन CMA इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में 50 मार्क्स एंड IDT कस्टम्स जो 20 मार्क्स है, इसमें भी हम ये थियोरेटिकल थोड़ा सा सब्जेक्ट हो जाता है, तो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज भी कवर करती है। तो ये हुआ अपना मेन बुक। मेन बुक में हमारा फीचर क्या होता है? मेन बुक में वी स्टडी कंसेप्ट्स इन डिटेल, कंसेप्ट्स इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक में। तो मेन बुक होने के बाद तो सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि मेन बुक नहीं, मेन बुक काफ़ी नहीं होता है। फाउंडेशन के समय भी मैंने आपको बताया है, मेन बुक यानी कि मेन बुक जो अपना मॉड्यूल कवर करता है, सिर्फ इतना नहीं, तो हमें एक और चीज़ करनी होती है। क्या? हम करते हैं महासंग्राम सीरीज। कौन सी सीरीज? महासंग्राम सीरीज। महासंग्राम सीरीज, महासंग्राम सीरीज में बेटा हम क्या कवर करते हैं? ध्यान से समझो, ये अपने महासंग्राम सीरीज में हम क्या कवर करते हैं? ध्यान से सुनो। ये है अपने महासंग्राम सीरीज की बुक। ये महासंग्राम सीरीज में हम कवर करेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आपके वर्क बुक्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं महासंग्राम सीरीज़ में। महासंग्राम सीरीज़ की अगर आपको मैं झलक दिखा दूं तो ये देखो, महासंग्राम सीरीज़ के जो कुछ सम्स है, जैसे ये थियोरी वाला क्वेश्चन है फ्रॉम RTP, मॉक टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर आपके पास्ट पेपर्स, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थियोरी वो भी सेपरेटेड है, देखो भाई साहब, वो भी चैप्टर वाइज। इसके अलावा अब ये देखो, ये जो महासंग्राम सीरीज और मेन बुक, ये दोनों के तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ही, बट ऑब्वियस ये जो अपनी मेन बुक है, ये अपनी मेन बुक जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये मेन बुक का कवर पेज है और ये आपके मेन बुक की झलक दिखा देता हूँ आपको हल्की सी। ये रही मेन बुक, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर सम्स भी कवर किए जाएंगे। फिर अगली आती है अपनी महासंग्राम सीरीज, जो मैंने आपको अभी बताई है। ये महासंग्राम सीरीज सर ये तो सबको ही करता है सर, ये तो हमने करना ही है। बेटा महासंग्राम सीरीज कोई नहीं करता। महासंग्राम सीरीज में बच्चे को करना पड़ता है कि भाई पास पेपर ढूंढ कर लाओ, रिविजन टेस्ट पेपर लेके आओ, वर्कबुक डाउनलोड करो, सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करो, यहाँ सबसे पढ़ो। हमने सब एक जगह पे कंपाइल करके दिया है ना। फाउंडेशन में भी तो हम लोग जो MCQ डिस्कस कर रहे हैं, सारे तो डिस्कस कर ही रहे, अब तो ये चीज़ से वाकिफ़ हो ही। इसके अलावा सर और क्या देने वाले हो सर? इसके अलावा और क्या दूंगा? ध्यान से सुनो बेटा, CMA इंटर के अंदर हम एक और बुक प्रोवाइड करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव्स इतने नज़रअंदाज करते हैं ना बच्चे, क्या बस क्या बोलूँ। हमने बचपन में एक चींटी और हाथी की कहानी सुनी थी। एक छोटी सी चींटी होती है, बड़े से हाथी को धड़ाम से गिरा देती है। ये ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही है, उसको छोटा सा चिल्लर समझ के सब लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ पढ़ लेंगे, हाँ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, 100 मार्क्स के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 मार्क्स की आपकी थियोरी 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कुछ करेंगे क्या सर? यस बट ऑब्वियस, ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखो हम लोगों ने फिर से ऑब्जेक्टिव्स की अलग से बुक बनाई है। इस ऑब्जेक्टिव्स में भी सारे कंपाइलेशंस होंगे, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs, पास्ट पेपर्स, वर्क बुक, रिविजन टेस्ट पेपर, हर चीज़ कवर होगी इसके अंदर भी। अगेन कलरफुल नोट्स। सर सिर्फ नोट्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ये भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा, अरे बेटा रुको, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोग थियरी, क्योंकि भाई साहब हमेशा कहा जाता है थियरी भी है ज़रूरी, तो थियरी भी अगर ज़रूरी है तो थियरी के लिए भी एक्सक्लूसिव सर, एक्सक्लूसिव। जैसे मेन बुक हम लोग एक्सक्लूसिवली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स लेंगे। महासंग्राम एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम सब प्रोवाइड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स थियरी के लिए भी अलग से सर, यस थियरी के लिए भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। थियरी के लिए देखो, थियरी की बुक अलग से जो आपकी थियरी कवर की जाती है। थियरी
ये बुक सर, ये सिर्फ ये बुक भी नहीं बेटा, थियरी के बुक, उसके लेक्चर्स भी साथ में एक्सक्लूसिवली उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। यस तो सर इतना ही है क्या? नहीं बेटा इतना ही नहीं है, अभी तो और बाकी है, रुको। और क्या बाकी है सर? अब इतना देने के बाद भी और कुछ बाकी है क्या? हाँ है, रुको देखो। मैंने क्या बताया आपको? मेन बुक एंड लेक्चर्स, महासंग्राम बुक एंड लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नोट्स एंड लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स। अब बात ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी सीरीज। अगेन यू वेरी वेल नो अबाउट दिस संजीवनी बूटी सीरीज जो अभी आपकी चल ही रही है सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीएमए इंटरमीडिएट में भी ऑनलाइन में ये लेक्चर्स चल रहे हैं संजीवनी बूटी सीरीज के। ये संजीवनी बूटी सीरीज में देखो भाई साहब, हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे और 2 डे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप बोथ ग्रुप की स्टडीज कर रहे हो तो आपके पास तो छुट्टी है ही नहीं, और अगर आप एक ग्रुप की भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में सिर्फ अल्टरनेट डे की छुट्टी है, तो एक ही दिन है, बस इस एक दिन में इतना सब पढ़ के हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज, फिर से हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हर टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे जिसमें पूरा टॉपिक। तो सिर्फ इतना ही क्या, देखो मैं आपको संजीवनी बूटी सीरीज़ के नोट्स भी दिखा देता हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज़ ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिर से क्या करेंगे, जो अपनी महासंग्राम है मेन बुक है वहाँ से कंपाइल करके हमने फिर से ये सम्स लेकर आ गए हैं यहाँ पर। ये सारे सम्स यहाँ पर कवर कर लिए हमने, ये सारे। ये हो गए आपकी कौन सी सीरीज़? ये हो गया आपकी संजीवनी बूटी सीरीज़, जो आप तो रेगुलरली देख ही रहे हो सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीरीज सेम इंटर में भी चल रही है बेटा। यही चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं, इसीलिए तो सीना ठोक के कह रहा हूँ, सुनो वापस कह रहा हूँ मैं, आपका कवर होगा। अब बात ध्यान से समझो बेटे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं सीना ठोक के ये बोल सकता हूँ कि थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद, इतने सारे टेस्ट देने के बाद, इतने सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें होने के बाद हम सीएमए नहीं बनेंगे तो कैसे होगा बेटा? ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? सिर्फ आकाश अग्रवाल क्लासेस में ही मिलेगी। इसलिए हम भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलते हैं, थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। सो डू स्टडी वेल, पढ़ाई करो। लेक्चर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सी यू गाइस। चलो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टेप्स इन डेलीगेशन प्रोसेस, फटाफट व्हाट आर द स्टेप्स इन डेलीगेशन प्रोसेस। देखो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देख लिया, फीचर्स ऑफ डेलीगेशन देख लिया, एक्चुअली डेलीगेशन क्या है ये हम लोगों ने एक ही एग्जांपल में इतना अच्छा डिटेल में समझ लिया। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कि जब हमें डेलीगेशन करना है तो वो प्रोसेस में स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप है डिटरमाइनिंग द रिजल्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड। जब भी मैनेजर एक काम दे रहा है सबऑर्डिनेट को, तो वो काम देने से पहले ये डिसाइड करना, ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम से रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है। मम्मी ने लिस्ट दी थी आपको ऑलरेडी कि ये सामान इतने रुपए के अंदर आना ही चाहिए, मतलब रिजल्ट्स पहले से, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, जो रिजल्ट्स चाहिए थे, वो पहले से डिसाइड करके डिटरमाइन करके रखे हुए, जिससे क्या होता है हमारा काम आसान हो जाता है, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। फिर हमको ये पता चल जाता है कि काम अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द मैनेजर देन असाइंस स्पेसिफिक ड्यूटीज और टास्क टू ईच सबऑर्डिनेट। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम में ये रिजल्ट चाहिए, हमें ये डेलीगेशन में ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो क्लियरली फिर जो है हर सबऑर्डिनेट का फंक्शन जो डिटरमाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, उसे कम्युनिकेट किया जाता है, उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके अधिकार सारे के सारे जो है फॉर्मली उसको बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। जब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलॉट की जा रही है या डेलीगेट की जा रही है, तब सुपीरियर का ये भी काम है ध्यान देने का कि उसको, जो जूनियर है, जो सबऑर्डिनेट है, उसे सारे काम समझ में आ रहे हैं या नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, ये अथॉरिटी उसको दी जा रही है, तो वेदर और नॉट ही और शी इज़ एक्सेप्टिंग, उसको वो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। सिर्फ काम ही देना नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है कि वो काम करने योग्य है या नहीं, उसके पास उतना एक्सपीरियंस, उतना क्वालिफिकेशन है या नहीं, उसे काम समझ में आ रहा है या नहीं, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। देखो अथॉरिटी मतलब अधिकार, जिम्मेदारी, यहाँ पर हमें ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है ड्यूटी, तो उसके साथ अधिकार भी दिए जाने चाहिए, येस और नो।
क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सिर्फ जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, लेकिन हाथ में डंडा नहीं दिया है, अरेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी है, तो वो कुछ कर पाएंगे क्या? इसका मतलब क्या कि विदाउट अथॉरिटी, बिना अधिकार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ जिम्मेदारी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, सिर्फ ड्यूटी निभाने को बोलो और अधिकार ना दो, अथॉरिटी ना दो, तो फिर काम नहीं हो सकता है। और उल्टा भी है कि सिर्फ अधिकार दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, तो आदमी काम अच्छी तरीके से नहीं करता है, वो उस अधिकारों का मिसयूज करना स्टार्ट कर देता है ना। आप पोजीशन में आ गए, आपको अधिकार मिल गए, आपको अथॉरिटी मिल गई, पावर मिल गया डिसीजन लेने का, कुछ भी करने का, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी अगर नहीं है तो आप फिर उसका मिसयूज करना स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप नंबर 3 है। फिर आता है हमारा लास्ट वाला, क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको काम दिया गया है, जो भी काम आपको डेलीगेट दिया गया है, द सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल, द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल फॉर दैट वर्क। मुझे काम करके, मुझे सब्जी खरीद के घर जाकर मम्मी को हिसाब देना था कि मैंने कौन सा आइटम कितने में लाया, कौन सा आइटम क्यों नहीं लाया, एक्स्ट्रा आइटम जो लाया वो क्यों लाया, कहीं पर कॉस्ट ज़्यादा देकर आए हो तो वो क्यों देकर आए हो, हर चीज़ वो 500 रुपये का, वो सारे कामों का मुझे उनको अकाउंट्स देना था, हिसाब देना था, मुझे जवाब देना था उनके सवालों का कि काका के पास से टमाटर क्यों नहीं लाया, 2 रुपये महंगा वाला टमाटर यहाँ से क्यों लाया। मतलब क्या? द मैनेजर इज क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। आपको सिर्फ अधिकार देकर काम होने वाला नहीं है, आपको काम पूरा करके, डिसीजन लेके, काम कंप्लीट करके जो है अपने मैनेजर को अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबल भी हो, आंसरेबल भी हो, तो जाके वो रिलेशन कंप्लीट होता है, राइट। 3 फीचर्स थे जिसके अंदर लास्ट फीचर जो था, लास्ट एलिमेंट जो था वो अकाउंटेबिलिटी था। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो तो आप अपने मर्जी से काम करना स्टार्ट करोगे, एक कंट्रोल, एक चेक रखना मुश्किल हो जाएगा कि वेदर काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए ये लास्ट वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो, मैं ज़्यादा बिना मतलब डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ दूसरों औरों के जैसा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक बार मेरा कॉन्सेप्ट समझ गया तो बस शाम में बैठकर आप जब ये सब रीड करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा हाँ सर ने ये कहा था, राइट। Thus, duty, authority and accountability are the 3 fundamental components of delegation, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ड्यूटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ड्यूटी के साथ अथॉरिटी भी जरूरी है, अथॉरिटी के साथ ड्यूटी भी जरूरी है, अधिकार के साथ जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के साथ अधिकार, एंड आखिरी में इन सब की अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर अभी आता है नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन के बाद आता है डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। सर आपने बताया डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए डेलीगेशन तो बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान लग रहा है सर कि आप मैनेजर हो और आप 10 लोगों में अपना काम बांट दो और आप वॉच करो, लोग काम करते जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल होते जाएंगे। तो हमें फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है। क्या है सर? डेलीगेशन। अच्छा मैनेजर अपॉइंट करो, वो मैनेजर लोगों से काम करवाएगा, अपने काम लोगों को देगा और काम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। देयर आर मेनी डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। काम डेलीगेट करना, काम दूसरों को देना, दूसरों से करवाना इतना आसान नहीं है। दूसरों को जिम्मेदारी देना, दूसरों को अधिकार देना इतना इजी नहीं है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिकल्टीज ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर। डेलीगेटर की तरफ से मतलब मैनेजर की तरफ से क्या डिफिकल्टीज आती है, मैनेजर की तरफ से कौन सी प्रॉब्लम्स आती है डेलीगेशन में। फिर हम लोग देखेंगे ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कि डेलीगेशन के प्रोसेस में सबऑर्डिनेट के वजह से कहां पर प्रॉब्लम आती है। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको ये जो टाइटल है वो समझ में आया होगा, डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। काम अलॉट करते वक्त मैनेजर के तरफ से कौन से इश्यूज आते हैं एंड दूसरा सबऑर्डिनेट की तरफ से कौन से इश्यूज आते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं, राइट। चलो फटाफट सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, डिफिकल्टीज ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर। Some managers may not delegate authority because of their lure for authority, because of their लोभ। उनको पूरा पावर अपने पास ही चाहिए, उनको किसी और को पावर देना नहीं है, खुद की इंपॉर्टेंस चाहिए उनको।
मैंने आप लोगों को काम दे दिया तो आप खुद का काम करने लग जाओगे, खुद का दिमाग चलाकर काम करना चालू कर दोगे, खुद डेवलप होना चालू हो जाओगे, खुद ग्रो होना चालू हो जाओगे, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। फिर आप बार बार मेरे पास पूछने नहीं आओगे, बताने नहीं आओगे, गाइडेंस नहीं लेने आओगे, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। आई हैव अ ल्योर फॉर अथॉरिटी, मेरा लोभ है अथॉरिटी, मेरा लोभ है पावर। तो फिर उस वजह से मैं लोगों को काम जो है डेलीगेट करता नहीं हूँ। मैं सारा काम जो है मेरे पास ही रखता हूँ, सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है मेरे पास ही रखता हूँ। तो इसमें डेलीगेशन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। ये किसके वजह से हुआ? ये मैनेजर की वजह से हो गया। तो हो गया क्या नहीं ये? डिफिकल्टी ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर, येस और नो? बिकॉज पॉइंट नंबर 1 क्या है? सम मैनेजर्स में हैव ल्योर फॉर अथॉरिटी, सो दे मे नॉट डेलीगेट वर्क। फिर क्यों ऐसे लोग क्या रहते हैं? ऐसे लोग दे वांट टू डोमिनेट द होल शो, कि सब क्रेडिट मेरा ही है, सब मैं ही कर रहा हूँ, सब मैं ही देख रहा हूँ, सब मेरे ही कंट्रोल में। उनका ईगो वहाँ से बहुत सेटिस्फाई होता है। तो इसके वजह से, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सब आप लोगों के सामने जो है फैंटेसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आई हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव सीन दिस हैपनिंग। लोग जो है, मैनेजर जो है, बहुत लोभी रहते हैं, बहुत इनसिक्योर रहते हैं, बहुत पावर अपने पास चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में मैं देखा हूँ, मेरे एज के बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। आप भी 2-5 साल में ये सब चीज़ें देखने वाले हो। Some managers feel that none can do the job as well as they can do. They think that if they delegate work will not be done as it ought to be done. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, दूसरा ये काम कर ही नहीं सकता है, दूसरा आदमी एफिशिएंट है ही नहीं, उसको इतना समझदारी, इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस, इतना स्किल्स है ही नहीं। दे थिंक दैट नो वन एल्स कैन डू दिस जॉब, कोई और ये काम मेरे सिवा ज़्यादा बेटर कर ही नहीं सकता है। बहुत बार आप देखते होंगे रन चेस के दौरान धोनी सिंगल लेने से मना कर देता है, स्ट्राइक पर धोनी ही रहता है। वो क्या सोचते हैं, जब आखिरी ओवर में, नहीं क्या आखिरी ओवर में 10 रन, 15 रन, 12 रन चाहिए, तो धोनी बहुत बार स्ट्राइक देता ही नहीं है दूसरे को, सिंगल लेता ही नहीं है। या तो 4 मारेगा, या तो 6 मारेगा, या तो डबल लेगा, 1 रन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है सामने वाले को। उसको लगता है ये काम फिनिश करने का जो दूसरा कर ही नहीं सकता, ये मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ, राइट। सो ये एक चीज़ हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि नहीं डेलीगेशन में। फिर व्हेन अ मैनेजर इज इनकम्पिटेंट, हिज वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आर लाइकली टू बी फॉल्टी। वेरी नेचुरल पॉइंट। अभी यहाँ पर मैनेजर ही इनकम्पिटेंट है, मैनेजर को ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, उसका खुद का काम करने का तरीका ही फॉल्टी है। तो जब ऐसा मैनेजर काम अलॉट करेगा, डेलीगेट करेगा, तो उसका फॉल्टी तरीका जो है वो एक्सपोज हो सकता है। तो ये भी डर रहता है मैनेजर को कि यार मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में, मेरे ही काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर मैं ये दूसरों को काम दे दूँ तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, लोग अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो तब वहाँ पर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो ये एक अनदर प्रॉब्लम है। He has a fear of being exposed. फिर few managers are inclined to accept the risk of wrong decisions which the subordinates might take. Therefore, they do not delegate authority and take all the decisions themselves. ऐसे बहुत कम मैनेजर हैं जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं कि सबॉर्डिनेट्स डिसीजंस लेंगे, सबॉर्डिनेट्स काम करेंगे और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। रिस्क है ये। बहुत कम लोग हैं जो ये रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे मैनेजर ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि रॉन्ग डिसीजन सबॉर्डिनेट ले और उसके अकाउंटेबिलिटी, उसकी आंसरेबिलिटी मेरे सर पर आ जाए। बहुत सारे मैनेजर्स ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि फ्यू मैनेजर्स आर इंक्लाइंड, मतलब नॉट मेनी आर इंक्लाइंड। बहुत सारे लोग ऐसा रिस्क लेना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो अपने पास ही सारा जो है डिसीजन मेकिंग रखते हैं, क्योंकि वो अनकैलकुलेटेड, ये सॉरी, दे आर अनविलिंग टू टेक दिस कैलकुलेटेड, वो नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं यार ये गलत कर देगा, सारा मेरे सर पर आ जाएगा, हम ये नहीं चाहते, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते। अ मैनेजर मे नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज ही फील्स दैट हिज सबऑर्डिनेट्स आर नॉट केपेबल एंड रिलायबल। उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स में। मैंने धोनी का एग्जांपल दिया आपको। फिर ही इज अनलाइकली टू डेलीगेट अथॉरिटी व्हेन ही कैनॉट इश्यू सूटेबल डायरेक्शंस टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो है मैनेजर का ही इश्यू है कि वो एक इनएफिशिएंट मैनेजर है। वो अच्छी तरीके से लोगों को जो है गाइड नहीं कर सकता है, लोगों से काम नहीं करवा सकता है, उसको डेलीगेट करना आता ही नहीं है, उसको काम डिवाइड करके लोगों से काम करवाना आता ही नहीं है। अभी ये इनएफिशिएंसी मैनेजर की हो गई क्या नहीं हो गई? इसके वजह से मैनेजर जो है डेलीगेट कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो ये डिफिकल्टी इन डेलीगेशन ड्यू टू डेलीगेटर, ड्यू टू मैनेजर हो गया कि नहीं हो गया?
कि उसको काम पता ही नहीं कि डिवाइड कैसा होना चाहिए, कितने लोगों में होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे डेलीगेट करना चाहिए। सारा काम आंख पर लेकर चल रहा है क्योंकि उसके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, इनएफिशिएंट है। लास्टली, effective delegation requires adequate controls and a means of knowing the proper use of authority। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शांति से समझा। तो देखो मैं रीड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग को बताने के लिए कि कौन सा पॉइंट चालू है, समझा तो मैं अपनी भाषा में ही रहूँ आपको। इफेक्टिव डेलीगेशन रिक्वायर्स एडिक्वेट कंट्रोल। सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क करेंगे आप लोग प्लीज आपके मॉड्यूल में। मैनेजर वॉच कैसे रखेगा, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं, आप डिसीजन सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये वॉच कैसे रखेगा? प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम से, यस और नो, है ना। उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, कंट्रोल सिस्टम है, मॉनिटर करने का, सुपरवाइज करने का तरीका है। हमने कंट्रोल्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में। मम्मी के पास वो कंट्रोल है कि आप आने के बाद हिसाब देने वाले हो, मम्मी चेक कर सकती है। अगर आपके पास प्रॉपर कंट्रोल मेथड्स ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या मैनेजर के पास ही नहीं है, उसके पास अच्छे मीन्स नहीं है, मेथड्स नहीं है कंट्रोल एक्सरसाइज करने के, तो उस कंडीशन में भी वो अथॉरिटी नहीं दे सकता है, डेलीगेशन नहीं कर सकता है, यस और नो। मुझे पता है कि यार मेरे लोगों को काम करने दो, उनको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास पैरामीटर्स है, मेरे पास मतलब मेरे पास मीन्स है, मेथड्स है टू कीप अ चेक कि वो काम अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, तो मैं बिंदास काम दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए मीन्स ही नहीं है, तो तब मैं डेलीगेशन कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज अनदर डिफिकल्टी, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, डिफिकल्टी ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर, राइट। अभी हम लोग देखेंगे डिफिकल्टीज ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है सबऑर्डिनेट्स की जिसके वजह से डेलीगेशन हो नहीं पाता है या डेलीगेशन में डिफिकल्टी आती है। सॉरी। बहुत बार जो है मैं बता दूं फटाफट आपको, बहुत बार जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं वो कामचोर रहते हैं, वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो सेफ रहना चाहते हैं, वो डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस नहीं करना चाहते, दे रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वो काम लेते नहीं है। कोई लोड नहीं लेना चाहता है ज़्यादा, इसीलिए नहीं। कोई सेफ रहना चाहता है, इसलिए नहीं। कहीं पर सबऑर्डिनेट्स खुद इनएफिशिएंट रहते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, तो वो काम ले नहीं सकते, वो काम लेना नहीं चाहते। उन लोग को भी डर रहता है कि कहीं हम एक्सपोज ना हो जाए, कहीं हम टारगेट्स पूरे ना कर पाए, राइट। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस रहते हैं कि जहाँ पर सबऑर्डिनेट भी डेलीगेशन में सपोर्ट नहीं करते, सबऑर्डिनेट भी काम नहीं लेते। डेलीगेशन सिर्फ देने का काम नहीं है कि सुपीरियर ने दे दिया और हो गया। डेलीगेशन में जूनियर भी है, सबऑर्डिनेट भी है, देने के साथ लेने की भी क्रिया है। यहाँ पर डेलीगेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी हो रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इस पार्टी के वजह से नहीं होगा, प्रॉब्लम ये पार्टी की वजह से भी हो सकता है। ये पार्टी एफिशिएंट ही नहीं है, ये पार्टी काम करना ही नहीं चाहती, ये पार्टी एक्सपोज होना ही नहीं चाहती, तो उसके वजह से भी डेलीगेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो वही सब चीज़ है। देखो फटाफट, सबऑर्डिनेट्स में भी रिलक्टेंट, क्यों? क्योंकि वो उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। Some subordinates are unwilling to accept authority due to the desire to play safe। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट जगहों पर ऐसा होता है, दे वांट टू प्ले सेफ कि बाबा मेरा इतना काम है, मैं इतना ही काम करने वाला हूँ, नया काम कुछ भी मुझे लेना नहीं है, मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता हूँ, मैं मेरा बॉस ही सब डिसीजन लेगा, मैं डिसीजन लेना नहीं चाहता हूँ। डिसीजन ले लिया, कुछ गड़बड़ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा रे बाबा? होता है कि नहीं लोगों का? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, द एम्प्लॉय, द सबऑर्डिनेट इज प्लेइंग सेफ। वो फिर क्या करता है, हर डिसीजन के लिए बॉस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेलीगेशन हो रहा नहीं है। फिर अ सबऑर्डिनेट हु इज अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स एंड डज नॉट लाइक टू बी क्रिटिसाइज्ड बाय द बॉस इज लाइकली टू अवॉइड डेलीगेशन। सबऑर्डिनेट जो है वो गलतियां करने से डरता है, कुछ गलती हो जाएगी उससे डरता है। फिर देखो नेचुरल चीज़ है, अगर गलतियां हो रही है, टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे या कुछ इशू हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बॉस या मैनेजमेंट या सीनियर की तरफ से जो है प्रेशर आएगा, डांट फटकार होगा, कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है। तो बहुत बार जो है जूनियर जो है, सबऑर्डिनेट जो है, ये सब चीज़ों से डरते हैं, मिस्टेक करने से डरते हैं, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं, अथॉरिटी लेते नहीं है, अपने आंग पे काम लेते नहीं है। व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन, ये भी है कि बहुत नेचुरल चीज़ है, ऑलरेडी बहुत सारा काम है, बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारी ड्यूटीज़ है उनके ऊपर, तो फिर वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये एक नेचुरल चीज़ है, राइट। हर बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम आदमी के पास काम नहीं है, कई जगहों पर एक आदमी के पास बहुत सारा काम रहता है, तो फिर नया कुछ अथॉरिटी, नया कुछ ड्यूटी, नया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, तो फिर वो ओवरबर्डनड है ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से वो डेलीगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा। सबऑर्डिनेट्स आर लाइकली टू अवॉइड डेलीगेशन व्हेन
when adequate information, working facilities and resources are not available. ये बहुत important point है. सर मुझे काम तो करना है, मुझे ड्यूटी निभानी है, लेकिन मेरे पास एडुकेट जो है रिसोर्सेज नहीं है, मुझे जो चीज़ें लग रही है वो नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सर, तो मैं काम कैसे करूँगा? काम मुझे करने की इच्छा बहुत है, आप डेलीगेट कर दो मैं काम कर लूँगा, लेकिन ये काम पूरा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ फैसिलिटी चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए, एडिशनल लोग चाहिए मुझे मेरी टीम में, अगर वही मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं काम कैसे करूँगा? इसलिए मैं ये काम ले नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं ये अथॉरिटी ले नहीं सकता हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट नेचुरल चीज़ हो गई क्या नहीं हो गई? Subordinates may not come forward to accept delegation of authority when no incentives are available to them. अरे सर मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या, सबसे पहले अपन बोलते हैं ना क्या फ़ायदा. हो सकता है आपने मम्मी को बोला होगा मैं सब्जी ला कर दूँ, मम्मी मेरा क्या फ़ायदा, आप मुझे क्या दोगे? तो मम्मी बोलेंगे भाई तेरे को केक बना कर दूँगी, या तेरे को 1 घंटा टीवी देखने दूँगी, या 500 रुपये में से 100 रुपये तेरी पसंद की चीज़ लेकर आ जाए. तो ये नेचुरल चीज़ है, हमारा क्या फ़ायदा. जब मम्मी ने अपने को हमारे फ़ायदे की कुछ बात बोली तो जाकर हमने काम किया. अगर हमारे फ़ायदे की कोई इंसेंटिव नहीं होता, कोई बोनस नहीं होता, कोई एडिशनल चीज़ नहीं होती, तो हम क्या बोलते थे? मम्मी मैं काम नहीं करेगा, मेरा कुछ जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो मैं काम क्यों करूँ? सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बिकॉज देयर इज़ नो इंसेंटिव अटैच, तो इसीलिए जो है सबऑर्डिनेट काम लेने से मना कर देते, काम नहीं ले पाते, डेलीगेशन जो है वो नहीं हो पाते. राइट, नेचुरल है ना, एकदम नेचुरल चीज़ है. कोई भी काम हमारे ऊपर जो एडिशनल दिया जाता है उससे पहले हम लोग यही सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई ये काम से हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है. राइट, सो दीज आर द डिफिकल्टीज ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. आई होप डिफिकल्टीज ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर ये समझ में होंगी. डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन आपको समझ में आए होंगे. राइट, कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स एक एक आपके समझ में आते जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी. इन्हीं सब चीज़ों में से जो है ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं. एक बार आपको पता है ये कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. चलो फिर आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्टिव डेलीगेशन. सर आपने बताया कि डेलीगेशन क्या है, समझ में आ गया. सर आपने बताया कि डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है, ये भी समझ में आ गया. सर आपने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन के, डेलीगेशन करने से होने क्या वाला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन का प्रोसेस स्टेप्स क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए डेलीगेशन करने से पहले करते वक्त. प्लस आपने ये भी बता दिया कि डेलीगेशन करने से पहले प्रॉब्लम क्या आ सकती है डेलीगेटर की तरफ से और सबऑर्डिनेट की तरफ से. लेकिन इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे किया जा सकता है सर, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो फॉलो किए जाते हैं फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, आपने ये नहीं बताई, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. सबसे पहले है फंक्शनल डेफिनेशन. फंक्शनल डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस. सिंपल, डिफाइनिंग द फंक्शंस. और सिंपल, क्या काम करना है वो क्लियरली मेंशन किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है. जितना भी काम है, जितने भी एक्टिविटी है, जो भी टारगेट्स अचीव करने हैं, जो भी गोल्स फुलफिल करने हैं, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो भी एक्टिविटी है, वो सारे उस जॉब के अंदर, उस डेलीगेशन के अंदर प्रॉपरली मेंशन किए जाने चाहिए. इससे क्या होता है, इससे क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है. इसलिए फंक्शनल डेफिनेशन सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है. The objectives of each job, the activities involved in it, and its relationship with other jobs should be explained, should be defined. हर एक जॉब, हर एक काम जो छोटा छोटा उसमें अटैच्ड है, वो काम क्यों ज़रूरी है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उस काम के साथ, एंड इस काम का इम्पैक्ट क्या होने वाला है बाकी के कामों में. ये प्रॉपरली पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. सारे काम प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए. ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉर अचीविंग इफेक्टिव डेलीगेशन. प्रॉपरली मम्मी ने लिस्ट बना कर दिया था आपको, है ना, हर चीज डिफाइन किया गया था, उससे आपका काम आसान होगा. फिर डेलीगेशन बाय एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बाय द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड. Authority should be delegated only after the results to be achieved by the subordinates are decided.
अथॉरिटी सिर्फ तब डेलीगेट की जानी चाहिए जब सारे के सारे उस काम के बाद, उस डेलीगेशन के बाद जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हुए कि ये काम करने से होना क्या चाहिए, पाना क्या है हमें। इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स को वो स्टैंडर्ड्स जो है वो पता चल जाएंगे कि उनको कौन से स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, मैच करने हैं, राइट। जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है उस काम में से, उस एक्टिविटी में से, वो ऑलरेडी अगर हमने रिजल्ट्स जो है डिसाइड करके रखे हुए हैं, एम्प्लॉइज़ के साथ, सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करके रखे हुए, तो उनके लिए आसान हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बेंचमार्क, कौन सा स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना है, मीट करना है। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो पैरिटी आता है वर्ड। पैरिटी का मतलब है बैलेंस। कहीं पर भी पैरिटी आया तो समझ जाओ बैलेंस की बात हो रही है। काहे की बैलेंस की बात हो रही है? डेलीगेशन में आपको काम दिया जा रहा है, मतलब क्या दिया जा रहा है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अधिकार भी ज़रूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? डेलीगेशन इफेक्टिव होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी ही है, ड्यूटी तो देनी है, साथ में अथॉरिटी भी देनी है, अधिकार भी देने हैं। इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस रहेगा तो जाकर जूनियर जो है वो काम कर पाएगा, डिसीजंस ले पाएगा। देखो, काम पूरा करने की उसके ऊपर जिम्मेदारी है, साथ ही में उसके पास डिसीजन लेने का अधिकार भी होना चाहिए। अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो खुद डिसीजन ले पाए, ये उसके पास अधिकार भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात क्या है देखो यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनॉट बी डेलीगेटेड। नो मैनेजर कैन अवॉइड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डेलीगेटिंग हिज अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दी जा सकती है, किसी और को काम दिया जा सकता है, काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं डेलीगेट, नहीं दी जा सकती है किसी और को। एक मैनेजर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है किसी और को काम देकर। एट द एंड उसकी अथॉरिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैनेजर के पास ही रहती है। आफ्टर डेलीगेटिंग अथॉरिटी ही रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसरेबिलिटी, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा का पूरा जो है उसका जो आंसरेबिलिटी है वो पूरी की पूरी तरह जो है वो मैनेजर के पास ही रहती है। एक मैनेजर ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने ये काम इस सबऑर्डिनेट को दे दिया है, अभी ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो काम करने के लिए दिया गया है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके तरफ ही, आप ही की जिम्मेदारी है। 500 रुपये का आपने क्या किया ये देखना, ये डिसाइड, इसका ख्याल रखना, ये मम्मी की जिम्मेदारी है। मम्मी कल पापा को नहीं बोल सकती मैंने उसको 500 रुपये दिए थे और वो उसके केक लेकर आ गया, वो राशन लेकर ही नहीं आया। मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी इज अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इवन दो मैनेजर जो है ड्यूटीज अलॉट कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की ही रहती है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर जो है वो ड्यूटीज देगा, डेलीगेशन करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को दो बॉसेस जो है वो काम दे रहे हैं, दो बॉसेस जो है वो डेलीगेट कर रहे हैं काम। यहाँ पर फिर अगेन वही सेम बात है कि कन्फ्यूजन होगा, कोई भी एक का काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। देयरफॉर डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड एंड यूनिटी ऑफ कमांड नीड्स टू बी फॉलोड, जिससे फिर इफेक्टिव डेलीगेशन होगा। वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, पहले ही जो है वो बाउंड्रीज जो है वो बांध कर रखी हुई है। आपको अधिकार दिए हैं, पर वो अधिकार किस तरीके से यूज करने हैं वो क्लियरली डिफाइन करके रखा हुआ है। लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। पहले से ही पता होना चाहिए कि वो उसकी अथॉरिटी कितनी लिमिटेशंस के अंदर है, वो कौन से अधिकार है उसके पास। 500 रुपये का आपका अधिकार था, उसमें सब्जियां ही लानी थी आपको, वो 500 रुपये यूज करने थे फ्रूट्स और सब्जियां लाने के लिए, बाकी चीज़ें करने का अधिकार नहीं था आपको। मतलब क्या है, वहाँ पर वेल डिफाइंड है लिमिट्स आपकी, जिस लिमिट्स के अंदर रहकर फिर जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को काम करना है। फिर अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल लास्ट वाला है, जिससे इफेक्टिव डेलीगेशन होगा। मैनेजर्स एट ईच लेवल शुड मेक ऑल डिसीजंस विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। उनके लिमिट के अंदर, उनके बाउंड्री के अंदर मैनेजर शुड मेक ऑल डिसीजंस।
They should avoid the temptation to refer to their superiors' decisions, which they are authorized to take themselves. Only matters outside the scope of authority should be referred to superiors. मतलब क्या, जो हमारा बाउंड्री है, जो हमारा लिमिटेशन है, इसके अंदर के सारे डिसीजंस हमें ही लेने हैं, मैनेजर्स को ही लेने हैं. जो इसके आउटसाइड वाला स्कोप है, उन्हीं चीज़ों के लिए उनको रिफर करना है अपने सुपीरियर. आपको ये 500 रुपीज़ वेजिटेबल और फ्रूट्स इनके लिए यूज़ करने थे, इसको लेकर आपको सारे अधिकार दिए हुए थे. इसके बाहर की जो भी स्कोप की चीज़ें हैं जो आपके बस की नहीं है, उसके लिए आपको रिफ़र करना है आपके सुपीरियर्स को. अदरवाइज बाकी आपके जो अथॉरिटी आपको दी गई है उसके अंदर सारे डिसीजन जो है वो आप ही ने लेने हैं, आपके दायरे के अंदर रहकर आप ही को डिसीजंस लेने हैं सारे के सारे. तो ये सब चीज़ें इंश्योर करती है कि फिर इफ़ेक्टिव डेलीगेशन हो जाता है. अगर बैलेंस है, अगर डिफाइंड है, अगर लिमिटेशंस डिफाइंड है, जॉब्स डिफाइंड है, फंक्शंस डिफाइंड है, तो ये सारी चीज़ें जो हेल्प करेगी इफ़ेक्टिव डेलीगेशन में. राइट. सो आज भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन हुआ है हमारा. राइट. मैंने कहा था कि देखो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो है सेशन होता है हमारा, डिटेल में सेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं. तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा. डेलीगेशन जो है ये आज हमारा लेक्चर में ही प्रिपेयर हो गया है. एज यूजुअल, एज ऑलवेज आप लोग जो है मॉड्यूल रीड करोगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे. राइट. सो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे. हमारा अगला टॉपिक जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत क्विकली फटाफट ये टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. राइट. अंटिल देन ऑल ऑफ यू कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. See you soon. Bye bye.